वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। अगेन सभी का वेलकम है YT योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। बाय प्रोफेशन मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। इन क्लासेस के ज़रिए आपको बताता हूँ इंग्लिश का सेक्शन अपने एग्ज़ाम का आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। हिंदी मीडियम का होने के बावजूद, छोटे शहर से आने के बावजूद अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। आज सुबह का फर्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे, सेंसिंग हीट इसका टाइटल है। साइंस थीम का आर्टिकल है और इस तरह के आर्टिकल अक्सर आपको परेशान करते हैं जब पेपर में आते हैं, लेकिन इनको पढ़ा जा सकता है। कहानी की तरह मैं आपके दिमाग में फिट करवाऊंगा पूरे आर्टिकल को और हर सेंटेंस की ग्रामर और वोकैब पे हम अलग से ध्यान देते हुए चलेंगे। सारी ग्रामर, सारी वोकैबलरी इस आर्टिकल की आप अप्लाई करोगे इस क्विज़ पे। 4 क्वेश्चंस हैं, पहले पूरे मन से सीखो और फिर 4 में से 4 मार्क्स को लो। शुरू कर लें, चलिए आइए कुछ नया सीख। कह रहा है सेंसिंग हीट। देखिए, हीट मतलब गर्मी, सेंसिंग का मतलब होता है सेंस करना, किसी चीज़ को महसूस करना, फील करना। कह रहा है फील कर रहे हैं गर्मी को। और बात किसकी कर रहा है? बात कर रहा है ऑन 2021 नोबेल फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन। बात हो रही 2021 के नोबेल प्राइज़ की जो मिलेगा फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। मेडिसिन मतलब दवा विज्ञान, फिजियोलॉजी मतलब वो वाला विज्ञान, वो वाली लॉजी, वो वाला जो है फील्ड जिसमें हम फिजिकल फीचर्स को और फंक्शनिंग को जो है रिसर्च करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की। इंसान की बॉडी या जानवर की बॉडी कैसे काम करती है, ये कहलाता है फिजियोलॉजी, ये विज्ञान कहलाता है फिजियोलॉजी, है ना, फिजिकल प्लस में लॉजी। चलिए अब डिटेल में देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ना, किसको मिला है ये नोबेल प्राइज़। कह रहा है जेनेटिक म्यूटेशंस इन सेलुलर मैकेनिज्म ऑफ टेम्परेचर पेन सेंसेशन आर इंसाइटफुल। कह रहा है जो जेनेटिक म्यूटेशंस हैं, देखिए जेनेटिक मतलब रिलेटिंग टू जीन्स, जो सीधे सीधे अपने जीन से जुड़ा हुआ हो। म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज, ऑल्ट्रेशन, वेरिएशन। जैसे बंदर में म्यूटेशन आया तो आदमी बन गया, है ना। तो म्यूटेशन होता है आपके जीन्स में चेंज हो जाना। कह रहे जीन्स में जो चेंज होता है जेनेटिक म्यूटेशन होता है। और किस में? सेलुलर मैकेनिज्म में। सेलुलर मतलब कोशिका से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड, मैकेनिज्म मतलब सिस्टम। तो कोशिका सिस्टम में जो भी म्यूटेशन आती हैं, और ये सिस्टम किस चीज़ का भाई? एक तो टेम्परेचर का, एक तो तापमान का, और दूसरा सिस्टम जो है पेन की सेंसेशन का। ज़्यादा ठंडा होगा तब भी बॉडी को पेन लगे, ज़्यादा गर्म हो तब भी बॉडी को पेन लगे, पेन की फीलिंग का। कह रहा है ऐसी म्यूटेशंस जब सेल के सिस्टम में आती हैं ना, वो म्यूटेशंस जो है इंसाइटफुल होती हैं, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होती हैं। उनसे हमें इंसाइट या स्मार्टनेस मिलती है। थोड़ा सा ट्विस्टेड सा लिखा हुआ है लेकिन बड़ा आसान है। ये यूँ कहना चाह रहा है जब ऐसी म्यूटेशंस को कोई साइंटिस्ट पढ़ेगा और पढ़ करके कुछ नया निकालेगा, इस तरह की म्यूटेशन से हमें कोई नई चीज़ें बताएगा, वो सब चीज़ें आने वाले टाइम में बड़ी खोज का रूप ले लेंगी, इंसाइटफुल तरीके से ह्यूमन रेस के काम आएंगी। इसी के ऊपर पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है जेनेटिक म्यूटेशन पे। समझ गए? म्यूटेशन आपने देख लिया, चेंज या वेरिएशन को बोलते हैं। ये सब्जेक्ट है, आर इसकी वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। इंसाइटफुल सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब होता है नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, है ना। मैकेनिज्म मतलब सिस्टम, और जेनेटिक का मतलब है रिलेटिंग टू जीन्स। अब एक काम करता हूँ, मैं आपको सारी वोकैब दिखा देता हूँ इस आर्टिकल की। थोड़ा सा वोकैब पे नज़र डाल लोगे ना तो फिर आर्टिकल आप स्मूथली पढ़ पाओगे। उससे पहले ऐड करूँगा, भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको रिफ़र करूँगा टेस्टबुक.com। इसकी खूबी क्या है? इंडिया का लीडिंग ब्रांड है, सबसे बड़ा नाम है मॉक टेस्ट की इंडस्ट्री के अंदर। साथ में इसमें सभी एग्जाम्स का एक सिंगल पैकेज बना हुआ है। आप चाहे एसएससी की तैयारी कर लो, बैंक की कर लो, यूपीएससी की कर लो, स्टेट एग्जाम्स की, तो 400 एग्जाम्स इसमें कवर हो जाते हैं एक ही पैकेज में। 26,000 मॉक टेस्ट हैं। अब ये सभी 400 एग्जाम्स के 26,000 मॉक टेस्ट सिंगल पैकेज में मिलते हैं 399 में 1 साल के लिए, 699 में 3 सालों के लिए। लेकिन इस प्राइस पर डिस्काउंट ले लेना, कोड लगा लेना YT10। जैसे ही कोड लगाओगे 399 वाला 280 में, 699 वाला 490 में आपको मिल जाएगा 30% डिस्काउंट के साथ। लिंक डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में ऐप का मैं, डिस्काउंट रहते हुए उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। चलिए, ये अपनी वोकैबलरी शीट है, टेलीग्राम ग्रुप में ये मैं अपडेट करता हूँ रोज़। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। सुबह में इस ग्रुप के अंदर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कौन सा आर्टिकल शाम में पढ़ेंगे, ठीक है। इसी ग्रुप को ज्वाइन करें। अपने वोकैब वर्ड्स कुछ पुराने हैं, कुछ नए हैं। जैसे पुराना वर्ड है इटर्नल, कॉन्स्टिट्यूएंट, वायरुलेंट। नए वर्ड्स हैं सेमिनल, अंडरस्कोर और इंसाइटफुल। देखिए, इटर्नल का मतलब होता है नेवर एंडिंग, ऐसी चीज़ जो कभी ख़त्म ना हो, है ना, चलती जाए लगातार।
जैसे द सेज वॉज इन एन इंटरनल क्वेस्ट फॉर ट्रूथ एंड निर्वाणा। सेज जो था, जो संत था, वो एक कभी ना ख़त्म होने वाली खोज में था, क्वेस्ट में था, सच और मोक्ष की, ट्रूथ और निर्वाण की। तो इटर्नल का एक सिनोनिम होता है क्रोनिक। जैसे परसिस्टेंट है, एंडलेस है, लास्टिंग है, सस्टेन्ड है, सब इसके सिनोनिम है ना। वैसे ही इसका सिनोनिम होता है क्रोनिक। क्रोनिक को आज आप इस आर्टिकल में देखोगे, उसका मतलब है लंबे समय से चलने वाला है, नेवर एंडिंग। वैसे एक वर्ड है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट, अभी 4-5 दिन पहले मैंने आपको करवाया है। इसके 2 मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग होता है किसी बड़े से चीज़ का छोटा सा एक हिस्सा कहलाता है कॉन्स्टिट्यूएंट। जैसे एवरी इंडियन स्टेट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ द नेशन। भारत का हर राज्य देश का एक छोटा हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है एक वोटर, आपका मतदाता आपके चुनाव क्षेत्र में, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट नाम के वर्ड का एक सिनोनिम होता है इंग्रेडिएंट। इसको आज आप इस आर्टिकल में देखोगे। फिर एक वर्ड है वायरुलेंट, इसको बहुत पहले मैंने पे करवाया था। वायरस से इसको जोड़ के रखना, जो बहुत पॉइजनस हो, बड़ा जहरीला हो, जैसे कि वायरस अक्सर होते भी हैं, तो वो चीज़ होती है वायरुलेंट, है ना, बहुत पॉइजनस या जहरीली। अ वायरुलेंट फॉर्म ऑफ द डिजीज हैज़ अपीयर्ड इन अफ्रीका। इस बीमारी की एक ज़्यादा जहरीली फॉर्म जो है अफ्रीका में अपीयर हुई है। अफ्रीका में इसका एक म्यूटेशन हमें मिला है। तो ये वायरुलेंट का एक सिनोनिम है नॉक्शियस, नॉक्शियस, परनीशियस, मलिग्नेंट, टॉक्सिक, हॉस्टाइल, है ना, नॉक्शियस। नॉक्शियस भी टॉक्सिक ही कहलाता है, जहरीला कहलाता है। इसको आज आप इस आर्टिकल में देखोगे, वायरुलेंट का सिनोनिम है। एक और वर्ड है, ये आज शायद नया वर्ड है अपने लिए, सेमिनल। ये वर्ड बना है सीमन से। सीमन आप जानते हो ना, सीमन क्या करता है, चीज़ों को ओरिजिनेट करता है ना। तो सीमन से बनने वाली चीज़ कहलाएगी सेमिनल। ऐसी चीज़ जो ओरिजिनल हो, ऐसी चीज़ जो फंडामेंटल हो, अपने आप में नहीं हो। आइंस्टीन गेव अ सेमिनल व्यू ऑन द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टीन ने एक सेमिनल व्यू दी हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। मैं इसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का लिख देता हूँ, ऑन द लॉज ऑफ ग्रेविटी। ये सेंटेंसेस मैं खुद ही बनाता हूँ ताकि अपने दिमाग में बैठे, हैं ना। आइंस्टीन ने हमें एक नई व्यू दी, एक ओरिजिनल व्यू दी गुरुत्वाकर्षण के नियमों को लेकर के। तो न्यूटन के जो नियम थे उनको और अच्छे से अपडेट करके आइंस्टीन ने हमें सेमिनल व्यू दी। तो इसको फंडामेंटल या नोवल भी बोलेंगे, अपने आप में नया कहलाता है सेमिनल। ये सीमन नाम के नाउन से बना हुआ है सेमिनल। एक वर्ड है हमारे पास अंडरस्कोर, बहुत बार आया हुआ है। इसका मतलब होता है हाईलाइट करना, किसी चीज़ को उभारना। द टीचर अंडरस्कोर द नीड फॉर हार्ड वर्क। टीचर साहब ने अंडरस्कोर कर दिया, सबके सामने रख दिया किस चीज़ को, भाई उस ज़रूरत को जो है हार्ड वर्क की। तो उन्होंने बता दिया सबको अच्छे से कि नहीं करोगे हार्ड वर्क तो कुछ नहीं हो सकता आपका, है ना। अंडरस्कोर किया इस नीड को। इसको अंडरलाइन बोल दो, एम्फसाइज बोल दो, हाईलाइट बोल दो, स्ट्रेस बोल दो, सब इसके सिनोनिम है किसी चीज़ को अलग दिखाने के, किसी चीज़ को सबके सामने रखने के। एक वर्ड है इंसाइटफुल, समथिंग फुल ऑफ इंसाइट। इंसाइट का मतलब होता है नॉलेज, इंसाइटफुल हो गया नॉलेजेबल। इंटेलिजेंट बोल दो, स्मार्ट बोल दो। हिज इंसाइटफुल आइडियाज़ हेल्प द कंपनी बिकम अ लीडर इन द इंडस्ट्री। उसके नॉलेजेबल आइडियाज़ ने कंपनी को हेल्प किया कि वो बन जाए इंडस्ट्री में एक लीडर, है ना, इंसाइटफुल। चलिए, सिंपल से वर्ड्स हैं, आर्टिकल भी सिंपल सा है। अब बढ़ेंगे फटाफट, समरी टाइम। एक समरी मैं आपको दे देता हूँ, किस बारे में लिखा हुआ आपको पता लगे। देखो, 2 साइंटिस्ट हैं, पहला है डेविड जूलियस, दूसरा है आर्डम पोटापुटियन। मैं शायद गलत इनका नाम बोल रहा हूँ। इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने बॉडी कैसे गर्म और ठंडे टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस करती है उस मैकेनिज्म को खोजा। बिल्कुल इन्होंने एकदम आसान भाषा में समझ करके बताया कि हमारी बॉडी कैसे काम करती है, टेम्परेचर और पेन सेंसेशन के ऊपर कैसे काम करती है। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि इन दोनों बंदों को मिलने वाला है इस साल का नोबेल प्राइज़, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनकी इसी खोज से कई क्रोनिक डिजीज़ की बीमारियों की अब हमें दवा मिलेगी। फार्मा इंडस्ट्री इस खोज का फ़ायदा उठा करके आने वाले टाइम में कुछ अच्छा सिस्टम हमारे सामने रखेगी। आज के आर्टिकल में इन दोनों की इस विक्ट्री को, इन दोनों की इस सक्सेस को सेलिब्रेट किया गया है। साइंटिफिक टोन का भी आर्टिकल है और सेलिब्रेटरी टोन का भी आर्टिकल है, समझ गए ना। कोई टोन आपसे पूछे तो साइंटिफिक भी है और सेलिब्रेटरी भी है, सेलिब्रेशन किया जा रहा है इनकी इस खोज का। अब कैसे इन्होंने इस काम को अंजाम दिया, ये हम डिटेल में आर्टिकल में पढ़ेंगे। अपनी ऐप को डाउनलोड करें, योर इंग्लिश ट्यूटर को, गूगल प्ले स्टोर से, एंड्रॉइड प्ले स्टोर से। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक भी डाल रहा हूँ। ऐप पे मिलेंगे क्वालिटी कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइसेस में। कोर्सेज की क्वालिटी आप जानते हैं, मैं खुद डिज़ाइन कर रहा हूँ। जैसे बेसिक्स और एडवांस इंग्लिश राइटिंग का है, हर एग्जाम के लिए लिखना कैसे है बिल्कुल बेसिक से आपको सिखा रहा हूँ ग्रामर के साथ। कोर्सेज पे कोड्स लगते हैं, जैसे इंग्लिश राइटिंग स्किल्स वाले पे आप लर्न टू राइट कोड लगाओगे 699 की जगह 499 में मिलेगा। इसी तरह से आपको एसएससी और बैंक से कोर्स मिलते हैं 50-50 रुपये में, 1 महीने की वैलिडिटी के साथ। राइटिंग स्किल्स वाले पे आपको 1 साल की वैलिडिटी है, याद रखें।
प्राइसेस बढ़ने वाले हैं क्योंकि अब जीएसटी ऐड हो जाएगा। अभी तक जीएसटी मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ, बहुत जल्द आप देखेंगे कि जीएसटी का अलग से आपको पैसा देना होगा। प्राइसेस बढ़ने से पहले कोर्सेज का फ़ायदा उठाएं। चलिए, कह रहा है दिस ईयर्स नोबेल प्राइज़ फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन अवॉर्डेड टू द रिसर्चर्स डेविड जूलियस एंड आर्डम पोटापुशियन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को एंड स्क्रिप्स रिसर्च इन ला जोला कैलिफोर्निया रिस्पेक्टिवली recognizes their seminal work in identifying the gene and understanding the mechanism through which our body perceives temperature and pressure। सबसे पहले कहानी बता रहा है आपको पूरी हुई क्या है। कह रहे इस साल का जो नोबेल प्राइज़ है, अच्छा किसके लिए भाई? फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए। नोबेल बहुत सारे फील्ड्स में आपको मिलता है, जैसे पीस के फील्ड में मिलेगा, मेडिसिन के फील्ड में, फिजिक्स के फील्ड में, केमिस्ट्री के फील्ड में। तो कह रहे इस फील्ड का जो नोबेल प्राइज़ है, अच्छा ये कौन सा है नोबेल प्राइज़? जिसको अवॉर्ड किया गया है इन खास रिसर्चर्स को, द रिसर्चर्स को। अब कौन से रिसर्चर्स हैं? पहला है डेविड, दूसरा है आर्डम। अच्छा ये कहाँ से आते हैं? डेविड जो है ना, डेविड ये आते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को से, और जो ये आर्डम आते हैं ना, ये आते हैं स्क्रिप्स रिसर्च ला जोला कैलिफोर्निया से रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है पहले वाला जो है वो यहाँ से आ रहा है, दूसरे वाला यहाँ से आ रहा है, रिस्पेक्टिवली। कह रहे ये नोबेल प्राइज़ जो इन लोगों को अवॉर्ड किया गया, दिया गया है, कह रहा है ये नोबेल प्राइज़ रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है, आइडेंटिफाई करता है इनके सेमिनल वर्क को, इनके इनोवेटिव वर्क को, इनके ओरिजिनल वर्क को। अच्छा किस चीज़ में भाई? दो चीज़ों में। पहला तो आइडेंटिफाई करने में जीन को, खास जीन को, और दूसरा समझने में उस सिस्टम को, खास सिस्टम को, जिसके जरिए थ्रू विच हमारी बॉडी परसीव करती है, पहचानती है, फील करती है, एक तो तापमान को, टेम्परेचर को, दूसरा प्रेशर को, दबाव को। समझ गए? बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। ये वाला नोबेल प्राइज़ जो इन लोगों को मिला है, यहाँ से लोग आते हैं, ये नोबेल प्राइज़ पहचान लेता है इन लोगों के बड़े ही ओरिजिनल काम को दो चीज़ों में। पहली चीज़ है अंडरस्टैंड करना, आइडेंटिफाई करना जीन को, और दूसरा समझना उस सिस्टम को जिसके ज़रिए हमारी बॉडी टेम्परेचर और प्रेशर के बीच का डिफरेंस बताती है। सब्जेक्ट है आपका प्राइज़, नोबेल प्राइज़, एन बड़ा पी बड़ा, क्योंकि एक प्रॉपर नाउन है, अल्फ्रेड नोबेल नाम के साइंटिस्ट के ऊपर ये प्राइस बेस्ड है ना, एन बड़ा पी बड़ा। इसकी वर्ब है रिकॉग्नाइजेज, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। बॉडी की वर्ब है परसीव्स, परसीव का मतलब होता है पहचानना, फील करना, डिसर्न करना, आइडेंटिफाई करना, किसी चीज़ को महसूस करना बोलते हैं हिंदी में, परसीव करना, ठीक है ना। सेमिनल मतलब नया। अवॉर्डेड यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, वो वाला नोबेल प्राइज़ जो दिया गया है, अवॉर्ड किया गया है। समझ गए? बढ़े आगे। चलिए अब देखो, कहानी की तरह दिमाग में बिठाना, सब कुछ एक स्टोरी की तरह ही है। ऐसा समझ लो आप एक न्यूज़ देख रहे हो, है ना, एबीपी न्यूज़ पे आपको बताया जा रहा है क्या हो रहा है। कह रहा है और एबिलिटी टू सेंस टच एंड टेम्परेचर, पर्टिकुलरली नॉक्सियस टेम्परेचर, इज एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल एंड डिटर्मिन्स हाउ वी इंटरेक्ट विद आवर इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इतना ही पढ़ लेते हैं। कह रहा है हमारी जो एबिलिटी है, हमारी जो ताकत है, एक तो सेंस करने की टच को, और दूसरा टेम्परेचर को, किसने हमें छुआ है और कितना गर्म वो चीज़ है, इंसान है। कह रहा है हमारी जो एबिलिटी है ना टच और टेम्परेचर को सेंस करने की, खास करके नॉक्सियस टेम्परेचर को। नॉक्सियस आपको पता है ना, बहुत ज़्यादा जहरीला टेम्परेचर, हॉस्टाइल, जो बहुत ज़्यादा हो, है ना, 40, 50, 60 डिग्री का हो, बहुत गर्म हो। कह रहा है हमारी जो एबिलिटी है ना इस तरह की, वो इसेंशियल है हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जीवन के लिए। और कह रहे यही एबिलिटी डिटर्मिन करती है, निर्धारित करती है कैसे हम इंटरेक्ट करेंगे, कैसे हम मिलेंगे जुलेंगे हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। अगर हमें पता ना लगे कौन सी चीज़ कितनी गर्म है, और हमें ये ना पता लगे किस चीज़ ने हमें छुआ है, छूने वाला हमारा दोस्त है, ये पास में चलता हुआ कोई शेर है तो खा जाएगा, है ना, तो हमें पता लगना चाहिए टच किसने हमें किया है। तो ये एबिलिटी हमें बताती है हम कैसे जिंदा रहेंगे और कैसे आसपास के लोगों से और एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करेंगे। अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है क्रोनिक पेन रिजल्ट्स व्हेन द पेन रिस्पॉन्स गोज एवरी। कह रहा है क्रोनिक पेन रिजल्ट होता है, लगातार लंबा चलने वाला पेन निकल करके आता है जब हमारा पेन रिस्पॉन्स जो है ना वो और ही हो जाता है, वो फंक्शन नहीं करता है ठीक से। तो जिन लोगों का ये सिस्टम सही से काम नहीं करता है, वो लोग हमेशा दर्द में रहते हैं, परेशान रहते हैं ना, उनके घुटने का दर्द होगा या किसी भी तरह का उनके बॉडी में पेन होगा। समझ गए? एबिलिटी की वर्ब है इज, और दूसरी वर्ब है डिटर्मिन्स। हमारी एबिलिटी ऐसी है और डिटर्मिन करती है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब्स। अच्छा, वी की वर्ब है इंटरेक्ट। नॉक्सियस मैंने आपको बता दिया, जहरीला, वायलेंट, हॉस्टाइल, परनिशियस, जो या तो जहरीला हो या बहुत हार्श हो, नॉक्सियस कहलाएगा। पेन की वर्ब है रिजल्ट्स, क्रोनिक मतलब लंबा चलने वाला, इटर्नल, परसिस्टेंट, लॉन्ग लास्टिंग, है ना, टिकाऊ, बहुत लंबा चलने वाली चीज़ कहलाएगी क्रोनिक। पेन रिस्पॉन्स की वर्ब है गोज, और का मतलब होता है फंक्शन ना करे प्रॉपरली कोई चीज़,
या तो बहुत ज़्यादा पेन हो, आपको थोड़ा मोटा पेन जो होना चाहिए उसकी जगह बहुत ज़्यादा हो, और या फिर किसी किसी इंसान को पेन होना चाहिए उनको बिल्कुल नहीं होता है, तो पेन रिस्पॉन्स उनका और ही हो जाता है, सही से काम नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है डॉक्टर जूलियस यूटिलाइज कैपेसियन अ की इंग्रेडिएंट इन हॉट चिली पेपर्स दैट इंड्यूसेस अ बर्निंग सेंसेशन to identify a sensor in the nerve ending of the skin and a cellular mechanism that responds to uncomfortably hot temperatures। अब कह रहे हैं इन लोगों को नोबेल अवार्डी जो हैं इन्होंने इस काम को किया कैसे, अंजाम कैसे दिया। कह रहे हैं डॉक्टर जूलियस जो है ना, इन्होंने यूटिलाइज कर दिया कैप्साइसिन, है ना, ये कोई इंग्रेडिएंट है, कोई यूँ समझ लो कोई केमिकल है। कह रहा है इन साहब ने यूज़ किया, इस्तेमाल में लिया इस इंग्रेडिएंट को। ये एक की इंग्रेडिएंट है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है हॉट चिली पेपर्स में, गर्म चिली पेपर्स में। हॉट चिली मतलब लाल मिर्च होती है ना, ऐसा समझ लो आप, लाल मिर्च में पेपर मतलब मिर्च। कह रहे जो इंक्लूड करता है एक बर्निंग सेंसेशन को, जिसमें एक जलने वाली सेंसेशन होती है। अच्छा क्यों इन्होंने इसको यूज़ किया, आइडेंटिफाई करने के लिए एक सेंसर को हमारी नर्व एंडिंग्स में, हमारी त्वचा की एंडिंग में, है ना, हमारी त्वचा की बाहरी लेयर में ऑफ द स्किन, हमारी स्किन की, और उस सेल्यूलर मैकेनिज्म को, कोशिकाओं के उस सिस्टम को जो रिस्पॉन्ड करता है अनकंफर्टेबली हॉट टेम्परेचर को, इतना हॉट टेम्परेचर जो हमें अनकंफर्टेबल करे, जो हमें बर्निंग सेंसेशन दे। तो जूलियस साहब ने यही किया, ये पहले मिर्ची से निकाला, इस पेपर को बॉडी पे डाल करके किसी भी तरीके से इन्होंने समझाया हमें कि बर्निंग सेंसेशन को हम कैसे परसीव करते हैं, हमारी त्वचा कैसे हमें बताती है कि कैसे कोई चीज़ कितनी गर्म है। इस कंपोनेंट को यूज़ करके इन्होंने हमें समझाया। जूलियस साहब की वर्ब है यूटिलाइज, दैट की वर्ब है इंड्यूसिस। इंड्यूस का मतलब होता है उकसाना, इंसाइट करना, एक्टिवेट करना, इंस्टिगेट करना, प्रोवोक करना, है ना, इंड्यूस करना। नर्व एंडिंग्स का मतलब होता है हमारी बॉडी की नर्व्स का सिरा, जो कि हमारी अक्सर स्किन के ऊपर ही होता है। दैट की वर्ब है रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म के लिए आया है दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्रेडिएंट आप देख चुके हो, एक हिस्सा, कंपोनेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट, है ना। जैसे इंडिया की हर स्टेट भारत का एक कंपोनेंट है, इंग्रेडिएंट है। कह रहा है द रिसेप्टर फॉर हीट गेट्स एक्टिवेटेड ओनली अबव 40 डिग्री सी विच इज़ क्लोज टू द साइकोफिजिकल थ्रेशोल्ड फॉर थर्मल पेन दस अलाउइंग अस टू रिएक्ट टू एक्सटर्नल हीट। अब बता रहे हैं हमारी बॉडी कैसे काम करती है। कह रहा है जो रिसेप्टर है ना, रिसेप्टर वो होता है जो रिसीव करे किसी सिग्नल को, हीट को रिसीव करने वाला, जो सिग्नल करने वाला रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट होता है महज 40 डिग्री सेल्सियस के पार। कह रहे वो टेम्परेचर है ये जो कि बड़ा नज़दीक है साइकोफिजिकल थ्रेशोल्ड के। साइकोफिजिकल का मतलब क्या है, हमारी बॉडी और अपना माइंड जो है दोनों की ये मैक्सिमम लिमिट है। ये थ्रेशोल्ड का मतलब होता है लिमिट, है ना, मिनिमम या मैक्सिमम दोनों तरह की। कह रहे ये 40 डिग्री का टेम्परेचर वो है जो थर्मल पेन के लिए, हीट के लिए हमारी लिमिट है। इसके बाद में आपका दिमाग और आपकी बॉडी दोनों ही दुखेंगी 40 डिग्री से ऊपर गर्म चीज़ को अगर आप हाथ लगाओगे। कह रहे ये जो रिसेप्टर है ये एक्टिवेट होता है 40 डिग्री सी पे। कह रहे इस प्रकार से हमें अलाउ करते हुए, परमिट करते हुए, इजाज़त देते हुए कि हम रिएक्ट करें एक्सटर्नल हीट को। तो 40 डिग्री से 41 या 45 डिग्री की चीज़ पे हाथ रखो, हमारी बॉडी अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी ये रिसेप्टर, और हम जो है हाथ अपना हटा लेंगे एक्सटर्नल हीट वाले सोर्स से। समझ गए ना। थोड़ा साइंस बेस्ड थीम का है ना, वैसे बड़ा इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। रिसेप्टर की वर्ब है गेट्स एक्टिवेटेड, अलाउइंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। जब रिसेप्टर एक्टिवेटेड होता है पैसिव वॉइस में, उसी वक्त हमें अलाउ करता है कि हम रिएक्ट भी करें। विच की वर्ब है इज़, विच आया रिलेटिव प्रोनाउन अबव 40 डिग्री सी टेम्परेचर के लिए। थ्रेशोल्ड मतलब लिमिट। साइकोफिजिकल मतलब जो साइको यानी साइकोलॉजी और फिजिकल मतलब फिजियोलॉजी, दोनों से रिलेटेड हो। हमारा दिमाग और हमारी बॉडी दोनों ही 40 डिग्री के सामने हथियार डाल देती है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे इन 2002, 5 years आफ्टर द हीट सेंसर वॉज डिस्कवर्ड, द टू लॉरेट्स एंड इंडिपेंडेंटली यूज्ड मेंथोल टू डिस्कवर द रिसेप्टर दैट सेंसेस कोल्ड टेम्परेचर्स। कह रहा है 2002 में 5 सालों के बाद जब हीट सेंसर्स को डिस्कवर किया गया था, ये रिसेप्टर को डिस्कवर किया गया था 2002 में। कह रहा है उसके 5 सालों के बाद, मतलब 1997 में ये काम हुआ था। कह रहे ये दोनों लॉरेट्स है ना, लॉरेट्स का मतलब होता है अवार्डीज़, जिनको पुरस्कार मिला हो, जिनको सम्मान इज्जत दी है हमने नोबेल दे करके। कह रहे इन दोनों महानुभावों ने, महाशयों ने इंडिपेंडेंटली यूज़ किया था मेंथोल को। किस लिए भाई, कि वो डिस्कवर करें रिसेप्टर को, ढूंढें उस रिसेप्टर को जो सेंस करता है कोल्ड टेम्परेचर को। तो इन्होंने हॉट वाला जो है ना, हॉट वाला इस पूरे सिस्टम को उठाया, इस सिस्टम पे 5 साल रिसर्च की, और रिसर्च करके इन्होंने बताया कि कोल्ड वाला ऐसे काम करता है। आप तो हॉट की बात कर रहे हो, हम बताते हैं कोल्ड वाले के लिए बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। समझ गए ना।
हीट सेंसर्स की वर्ब है वॉज डिस्कवर्ड, हीट सेंसर्स की दूसरी वर्ब है यूज्ड, और दैट की वर्ब है सेंसिस। तो पहले इन्होंने हॉट वाला खोजा और फिर इन्होंने कोल्ड वाला खोजा। इस तरह के ये बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। लॉरेट आप समझ गए ना, अवॉर्डीज जिनको पुरस्कार सम्मान मिला हो वो लॉरेट्स कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़े, सिंपल सेंटेंस है। कह रहे recent studies have found that discrimination between warm and cool temperature is possible only through simultaneous activation of warmth sensing nerve fibers and inhibition of cold sensing nerve fibers। अब बता रहा है रिसर्च क्या कहती है। कह रहा हाल की रिसर्च ने पाया है, फाउंड किया है कि जो भेदभाव है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो डिफरेंस है, और किसके बीच में भाई, गर्म और ठंडे टेम्परेचर के बीच में। कह रहा है ये भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन महज पॉसिबल होता है, संभावित होता है, और किसके जरिए, महज जरिए साइमल्टेनियस एक्टिवेशन के, एक ही वक्त पे एक्टिवेशन के। और किसके, पहला तो है वार्मथ सेंसिंग नर्व फाइबर्स का, हमारी बॉडी के उन नर्व फाइबर्स का, त्वचा के, स्किन के, जो वार्म को सेंस करते हैं, जो गर्मी को पकड़ लेते हैं। और दूसरा इनहिबिशन है कोल्ड सेंसिंग नर्व फाइबर्स का। इनहिबिशन का मतलब होता है किसी चीज़ को ब्लॉक कर देना, इनहिबिट कर देना। तो कोल्ड सेंसिंग नर्व फाइबर्स अचानक से डीएक्टिवेट होंगे और उसी वक्त वार्मथ सेंसिंग नर्व फाइबर्स एक्टिवेटेड होंगे। जैसे ही ये दोनों काम एक साथ होते हैं, हमारी बॉडी अपने आप पहचान लेती है जो हाथ में आया है वो ठंडा है या गर्म है, वार्म है या कूल है। ऐसा हमारी स्टडीज़ ने हमें बताया है। समझ गए ना। तो स्टडीज़ की वर्ब है हैव फाउंड, डिस्क्रिमिनेशन की वर्ब है इज, इनहिबिशन मतलब डीएक्टिवेशन, ब्लॉकेज, हिंड्रेंस, किसी चीज़ का बंद हो जाना, साइमल्टेनियस मतलब एक ही वक्त पे एक साथ होने वाला। इस सेंटेंस का मीनिंग ये है, ये दोनों साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली दो चीज़ों को डिस्कवर किया और बाद में पता लगा कई सालों के बाद दोनों चीज़ें एक ही चीज़ से जुड़ी हुई हैं। गर्म और ठंडा दोनों को पकड़ने के लिए बॉडी में एक ही सिस्टम है। जब वो साइमल्टेनियसली काम करता है तो बॉडी बता देती है ये चीज़ ज़्यादा ठंडी है, जमी हुई है, या ये चीज़ बहुत गर्म है, पिघलाने वाली है। समझ गए ना। चलो अब करें यूजिंग प्रेशर सेंसिटिव सेल्स, डॉक्टर पैटापोशियन डिस्कवर्ड अ नोवेल क्लास ऑफ मैकेनिकल सेंसर्स that responds to pressure on the skin and internal organs and the perception of touch and proprioception, the ability to feel the position and movement of body parts। अब देखो इन दूसरे साहब जो हैं पोटापोशियन, इन्होंने क्या किया, कह रहे इस्तेमाल में लेते हुए प्रेशर सेंसिटिव सेल्स को, हमारी बॉडी की ऐसी कोशिकाओं को, सेंस को जो प्रेशर सेंसिटिव हैं, जो ये बता देती हैं कितना प्रेशर उन पे पड़ रहा है। कह रहे इन साहब ने डिस्कवर कर दिया एक नई क्लास ऑफ मैकेनिकल सेंसर्स को, एक नए क्लास को बता दिया हमारी बॉडी में मैकेनिकल सेंसर्स हैं जो कि रिस्पॉन्ड टू करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं प्रेशर को हमारी स्किन पे और इंटरनल ऑर्गन्स पे। आपके कंधे पे किसी ने हाथ रखा तो आपको कैसे पता लगे हाथ रखा गया है कि पाँव रखा गया है, कितना प्रेशर डाला गया है, इंसान का हाथ है कि जानवर का हाथ है ना। तो ये जो है ना, ऐसा मैकेनिकल सेंसर्स को उन्होंने डिस्कवर किया। और कह रहे ये जो है रिस्पॉन्ड करते हैं प्रेशर को और परसेप्शन ऑफ टच को, कितना प्रेशर डाला जा रहा है और कौन सी चीज़ आपको टच कर रही है, और प्रोप्रियोसेप्शन को। ये प्रोप्रियोसेप्शन क्या होता है इसने बता भी दिया, हमारी वो क्षमता, वो एबिलिटी कि हम फील कर पाएँ पोजीशन और मूवमेंट को हमारे बॉडी पार्ट्स की। आपको आंख बंद करके कोई हाथ घुमाने को बोले तो आप घुमा सकते हो ना हाथ को, आंख बंद करके कोई चलने को बोले कैसे आपकी बॉडी पोजीशन कर रही है, आपका कौन सा पार्ट बॉडी का कहाँ है, कैसे मूव कर रहा है, ये हमारे अंदर ही एक ऐसी एबिलिटी है, हम जो है बिना देखे भी बता सकते हैं। ये कहलाती है प्रोप्रियोसेप्शन। तो इन पोटापोशियन साहब ने यही किया, ये बताया हमें कि कैसे ये दोनों चीज़ें हमारी बॉडी में काम करती है, प्रेशर सेंसिंग और जो है टच सेंसिंग। समझ गए। इनकी वर्ब होगी डिस्कवर्ड, दैट की वर्ब है रिस्पॉन्स, परसेप्शन मतलब फीलिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये प्रोप्रियोसेप्शन मैंने आपको बता दिया, वो वाली एबिलिटी कि कैसे हम पता लगाएं हमारा कौन सा बॉडी का पार्ट किस वक्त कहाँ पे क्या काम कर रहा है। अब नोवेल आप जानते हैं ना, नया हो, इनोवेटिव हो, नोवेल, नोबल और नोबल है ना, नोबेल, ये सब कल मैं आपको करवा चुका हूँ। कल की क्लास देखना, 3 वर्ड्स हैं, एक जैसे ही होते हैं, स्पेलिंग अलग अलग है और मीनिंग भी अलग अलग है, बोले एक जैसे जाते हैं। अब मेरा आपसे सवाल है, यहाँ पे 3 वर्ड्स हमारे पास, इन्वेंट, डिस्कवर और डेवलप। इन तीनों में क्या फ़र्क है? तीनों का मतलब होता है हिंदी में ईजाद करना, आविष्कार करना, इन्वेंट, डिस्कवर और डेवलप। लेकिन इनमें एक फंडामेंटल सा डिफरेंस होता है। चलो, इन्वेंट का मतलब होता है समथिंग नॉट फाउंड इन नेचर। जैसे आपने टीवी बना दिया, रेडियो बना दिया, स्मार्टफोन बना दिया, नेचर में तो नहीं था ना, आपने उसको ईजाद किया। डिस्कवर का मतलब होता है समथिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। आपने डिस्कवर किया लॉ ऑफ ग्रेविटी को, गुरुत्वाकर्षण के नियम को। अगर डिस्कवर ना करते तो भी गुरुत्वाकर्षण के नियम तो लग ही रहे थे ना।
आपने डिस्कवर कर दिया इंडिया को, जैसे डिस्कवर करने आया था वास्को डी गामा इंडिया को, कोलंबस गया था अमेरिका को, तो अमेरिका तो पहले भी था, कोलंबस ने तो रास्ता खोजा अमेरिका तक जाने का। तो जो चीज़ें पहले से हैं आप उनको करते हैं डिस्कवर, और जो चीज़ें पहले से नहीं हैं आप उनको करते हैं इन्वेंट। दोनों का मतलब होता है हिंदी में ईजाद करना, समझ गए ना। डेवलप का मतलब होता है किसी ड्रग, मेडिसिन या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को डेवलप करना। अगर कोई दवाई को, किसी मेडिसिन को, किसी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को बना रहे हो तो ना इन्वेंट करोगे ना डिस्कवर करोगे, आप डेवलप करोगे, ठीक है ना। उसमें कई प्रोसेस होती हैं, कई स्टेप्स होते हैं, तो डेवलप नाम की वर्ब को हम यूज़ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हो डेवलप नाम की, यहाँ पे डिस्कवर को यूज़ किया गया क्योंकि मैकेनिकल सेंसर्स तो ऑलरेडी हमारी बॉडी में थे, इन साहब ने तो ढूंढ के बताया देखो यहाँ पे रखे हुए हैं ये सेंसर्स और ऐसे काम करते हैं, समथिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। चलिए बढ़े आगे। ये क्लोज टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चन आपके बड़े काम आते हैं, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स। कह रहा है द सेल्यूलर मैकेनिज्म दैट सेंसेस टच ऑल्सो रेगुलेट्स इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। कह रहा है जो सिस्टम है हमारी सेल्स का, जो सेंस करता है, जो महसूस करता है टच को, साथ ही साथ वो रेगुलेट करता है, मॉनिटर करता है इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को। हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कई इंपॉर्टेंट है, उनको भी संभालता है, समझ गए ना। इसमें ना सेल्यूलर मैकेनिज्म जो है आपका बन गया सब्जेक्ट और रेगुलेट्स बन गई इसकी वर्ब। मैं कलर दे देता हूँ, यहाँ पे शायद रह गया देना, है ना। हाँ, मैकेनिज्म आपका सब्जेक्ट, रेगुलेट्स इसकी वर्ब, दैट सब्जेक्ट एक रिलेटिव प्रोनाउन और इसकी वर्ब है सेंसेस। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बिसाइड्स लेबोरेटरी वर्क, insights have been gained by studying people carrying genetic mutations in the cellular mechanism of temperature, pain, touch and pressure sensation। कह रहा है साथ ही साथ लेबोरेटरी वर्क के साथ ही साथ है लेबोरेटरी में काम करने के कई सारी इंसाइट्स, कई सारी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज जो है गेन की गई है। और कैसे? स्टडी करके उन लोगों को जो कैरी करते हैं जेनेटिक म्यूटेशन को, उनके जीन्स में चेंजेस को, और किस में? सेल्यूलर मैकेनिज्म में, टेम्परेचर, पेन, टच और प्रेशर सेंसेशन के। तो इन लोगों ने ना केवल लैब में काम किया, थ्योरियाँ बनाई, बल्कि इन कई लोगों को स्टडी भी किया जिनके बॉडी में इस तरह के सिस्टम में म्यूटेशन आया है। उस म्यूटेशन को भी समझ करके इन्होंने कई इंसाइट्स को निकाला है, अंडरस्टैंडिंग को हमें इन दोनों साइंटिस्ट ने ला करके दिया है, समझ गए ना। इंसाइट की वो हैव बीन गेन्ड, कैरिंग यहाँ पे एक पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है, वो वाले लोग जो कि कैरी कर रहे हैं, है ना, जो कि लेकर के जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है डिस्कवरी ऑफ पेन रिसेप्टर्स एंड द सेल्यूलर मैकेनिज्म हैव अट्रैक्टेड फार्मास्यूटिकल कंपनीज एज दिस कुड बी टारगेट फॉर नोवेल मेडिसिन। अब बता रहा है इन्होंने जो एक अजीब सी चीज़ खोज कर निकाली है, इस सिस्टम की प्रैक्टिकल यूज़ क्या होने वाले हैं। कह रहे जो डिस्कवरी है ना पेन रिसेप्टर्स की, जो हमने खोज करके निकाला है इन रिसेप्टर्स को और सेल्यूलर मैकेनिज्म को, कोशिकाओं के सिस्टम को, कह रहे इस डिस्कवरी ने अट्रैक्ट किया है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को। कह रहे क्योंकि ये डीज कुड भी, ये हो सकती हैं टारगेट नोवेल मेडिसिन के लिए, नई नई दवाओं के लिए। इसी डिस्कवरी के बेस पे आज से 10 साल बाद फाइजर जो है या कोई और GSK नाम की कंपनी है ना, बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां किसी नए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को ईजाद कर दें, उसके बेस पे हमें दर्द से मुक्ति मिले, है ना, जो पेन से छुटकारा मिले। तो बड़ी बड़ी चीज़ें आने वाले टाइम में इसके बेस पे करेंगे। डिस्कवरी की वर्ब है हैव अट्रैक्टेड, दीज की वर्ब है कुड भी। डिस्कवरी जो है ना, डिस्कवरी, इसको डिस्कवरीज लिखा जाना चाहिए था टेक्निकली, समझ रहे हो ना। डिस्कवरी मतलब खोज हुई है दो चीज़ों की, पहली चीज़ ये और दूसरी चीज़ ये। तो अगर आप इस तरीके से देखो तो ये दोनों खोजों के लिए हैव अट्रैक्टेड नाम की वर्ब यूज़ की गई है। तो डिस्कवरीज लिखते तो और ज़्यादा बेहतर होता, या फिर आप डिस्कवरी लिखते हैं और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब को यूज़ करते। टेक्निकली जाओगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब आपको देनी है। बढ़े आगे। कह रहे दो देयर आर चैलेंजेस टू बी एड्रेस्ड बिफोर सच ड्रग्स कैन बी क्लिनिकली मीनिंगफुल, द होप इज़ दैट न्यूअर अप्रोचेज मे वन डे बाईपास द हर्डल्स। कह रहा है हालांकि चैलेंजेस हैं, देयर आर चैलेंजेस, चैलेंज मतलब चुनौतियाँ। सब्जेक्ट है आपका चैलेंज, वर्ब है आपकी यार, देयर से क्लोज शुरू हुआ है ना, तो वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को रखा जाता है। कह रहा है हालांकि चुनौतियाँ हैं एड्रेस की जाने वाली, संबोधित की जाने वाली, जिनको अभी सोल्यूशन लाना है। और कैसे? इससे पहले कि इन ड्रग्स को क्लिनिकली मीनिंगफुल बनाया जाए, इससे पहले कि ये ड्रग्स जो हैं हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में, क्लिनिक एनवायरनमेंट में कुछ मीनिंग रखती हों। कह रहे बहुत सारे चैलेंज हमारे सामने हैं। हमारी होप ये है, हमारी आशा ये है कि नई अप्रोचेज जो हैं वो वन डे किसी ना किसी दिन आकर के बाईपास कर देंगी, कूद करके निकल जाएंगी हर्डल्स को, कई सारी बाधाओं को, रास्ते के रोडों को। तो ये हमारी होप यही है, कुछ नया खोजो, उस पर 10-20 साल रिसर्च करो,
और फिर उससे एक दिन कुछ नई ऐसी चीज़ बना दो जो हम पहले नहीं बना पा रहे थे। अपनी हर्डल्स को बाईपास करो नई अप्रोचेस के जरिए। तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में इन चैलेंजेस को हम ओवरकम करके इस टेक्निक को किसी ना किसी दवा में इस्तेमाल करेंगे। समझ गए? चैलेंजेस की वर्ब है आर, ड्रग्स की वर्ब है कैन बी, क्लिनिकली मतलब इन अ हॉस्पिटल एनवायरनमेंट, होप की वर्ब है इज, अप्रोचेस की वर्ब है मे, बाईपास। वन डे मतलब एक दिन, ठीक है ना। हर्डल मतलब डेटरेंट, इम्पेडिमेंट, स्टॉपेज, आपके रास्ते का रोड़ा, आपका जो रोकने वाला कहलाता है हर्डल। बढ़े आगे, कह रहा है फर्दर रिसर्च विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फंक्शंस ऑफ द रिसेप्टर्स इन अ वैरायटी ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड टू डेवलप ट्रीटमेंट्स फॉर ए वाइड रेंज ऑफ डिजीज कंडीशंस। कह रहा है और आगे जो रिसर्च है ना, फर्दर रिसर्च, वो हेल्प करेगी दो चीज़ों में। पहला तो अंडरस्टैंड करने में फंक्शंस को रिसेप्टर्स के, और कहाँ पे, एक वैरायटी ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में। और भी कई सारी प्रोसेस होती हैं बॉडी में, टच और जो है प्रेशर के अलावा भी हमारी बॉडी में कई सारी प्रोसेस चलती हैं। कह रहा और रिसर्च जो है बाकी के रिसेप्टर्स को भी खोज करके निकालने में मदद करेंगी, और दूसरा मदद करेंगी डेवलप करने में ट्रीटमेंट्स को एक बहुत बड़ी रेंज ऑफ डिजीज़ कंडीशंस की। डिजीज़ कंडीशन मतलब बीमारी की कंडीशंस। तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी हम डेवलप करेंगे आने वाले टाइम में इन्हीं रिसर्च के जरिए, फर्दर रिसर्च के जरिए। ध्यान से देखोगे तो रिसर्च की वर्ब है विल हेल्प, डेवलप किया जा रहा है ट्रीटमेंट को, अभी बताया था। इन्वेंट करोगे टीवी को, रेडियो को, नई चीज़ों को जो नेचर में नहीं है। डेवलप करोगे मेडिसिन को, ड्रग को, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को, और डिस्कवर करोगे ऐसी चीज़ों को जो पहले से हमारे नेचर में मौजूद है। जैसे कोई लॉ है, कोई प्रमेय है, कोई थ्योरम है ना, कोई जगह है, कोई रीजन है, उसको आप डिस्कवर करते हो। तो याद रखना ये ऐसे ही चलेगा जब तक आप इंग्लिश पढ़ोगे, इसी फॉर्मूला पे आप इन तीनों वर्ड्स के बीच में डिफरेंस करोगे। कॉन्सेप्ट यहाँ पे कर लेते हैं फर्दर फादर का, कई बार कर चुके हैं, आज रिपीट करेंगे। दो वर्ड्स हैं फर्दर और फादर, एडवर्ब भी हैं, एडजेक्टिव भी हैं। देखिए इन दोनों में फ़र्क ये है कि फर्दर का मतलब होता है और ज़्यादा, एडिशनल, और फादर का मतलब होता है और ज़्यादा आगे डिस्टेंस में। जैसे आप 5 किलोमीटर चले, मैं बोल रहा हूँ और आगे चलो, 5 नहीं 7 चलना है, तो आपको फार्दर चलना है। डिस्टेंस की बात हो तो फार्दर, और वैसे किसी चीज़ में एडिशन की बात हो तो फर्दर। पेज ये है कि फार्दर जो है ना, इसका एक सिनोनिम है फर्दर। अगर डिस्टेंस की बात हो रही है, मोर इन डिस्टेंस की बात हो रही है, तो आप फर्दर को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप डिस्टेंस के मामले में प्रीफर करते हैं फार्दर को, और एडिशनल वाला मीनिंग तो फार्दर देगा ही नहीं। समझ गए ना? डिस्टेंस तो दोनों ही देंगे, डिस्टेंस वाला मीनिंग दोनों ही देंगे, प्रीफर करेंगे फार्दर को डिस्टेंस के मामले में, और वैसे एडिशनल वाला मीनिंग सिर्फ फर्दर ही देगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे। बोथ द पार्टीज एंडेड द लिटिगेशन विदाउट फर्दर या फादर आर्गूमेंट। दोनों पार्टियों ने लिटिगेशन को एंड कर दिया, कोर्ट केस को ख़त्म कर दिया, बिना किसी और आगे की आर्गूमेंट के, एडिशनल आर्गूमेंट के। तो और आर्गूमेंट इन्होंने नहीं की, समझ गए ना? एडिशनल की बात कर रहा है। एडिशनल वाले मामले में सिर्फ फर्दर ही यूज़ होता है, फार्दर तो यूज़ होता ही नहीं। तो फर्दर यहाँ पे आएगा, फार्दर को निकाल दो, है ना, विदाउट फर्दर आर्गूमेंट। देयर इज़ रूम फॉर फर्दर या फार्दर इम्प्रूवमेंट इन इंग्लिश। और ज़्यादा रूम है, गुंजाइश है जो है और आगे इम्प्रूवमेंट की इंग्लिश के अंदर। अब यहाँ पे और ज़्यादा की बात की जा रही है, अगेन एडिशनल की बात हो रही है, फार्दर का कोई काम नहीं है, फर्दर ही आएगा। जहाँ फर्दर आएगा वहाँ पे सिर्फ फर्दर ही आएगा। फार्दर जहाँ पे आ रहा है वहाँ फर्दर आप लगा सकते हो। जैसे थर्ड केस देखो, आई एम टायर्ड एंड कैंट वॉक एनी फर्दर या फार्दर। मैं थका हुआ हूँ और आगे नहीं चल सकता, और ज़्यादा डिस्टेंस में आगे नहीं चल सकता तो फार्दर ठीक है, और वैसे और एडिशनल नहीं चल सकता तो फर्दर भी ठीक है। इस केस में दोनों ठीक है, लेकिन आप प्रेफर करोगे फार्दर को। समझ गए ना? फर्दर जहाँ आएगा वहाँ सिर्फ फर्दर आएगा, लेकिन फार्दर जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे फर्दर को भी आप लगा सकते हो। यहाँ पे मैं प्रेफर करूँगा फार्दर को, लेकिन फर्दर भी गलत नहीं होगा। बढ़े आगे, चलो। कह रहा है दिस ईयर्स प्राइज वंस अगेन अंडरस्कोर्स द ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशंस रेफ्यूजीज फ्लीइंग वॉर टॉर्न कंट्रीज कैन मेक टू साइंस एंड अदर फील्ड्स। कह रहे हैं इस साल के जो प्राइस है ना, एक बार फिर से वो अंडरस्कोर करते हैं, हाईलाइट करते हैं, सबके सामने रखते हैं उन ग्रेट कंट्रीब्यूशन को जो रेफ्यूजीज़ ने। और कौन से रेफ्यूजीज़? जो भाग निकलते हैं, फ्ली करते हैं वार टॉर्न कंट्रीज से, ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पे वॉर हो रही है। कह रहा है ऐसे रेफ्यूजीज़ मेक कर सकते हैं साइंस और अदर फील्ड्स को। इस प्राइज़ ने हमें फिर से बताया कि इस तरह के रेफ्यूजी जो वॉर टॉर्न कंट्रीज से आते हैं, अफगानिस्तान से, लीबिया से, इराक से, वो साइंस और दूसरे फील्ड के अंदर बड़ा अच्छा काम करते हैं अगर उनको मौका दिया जाए। ये चीज़ बताता है। प्राइस की वर्ब है अंडरस्कोर्स, रेफ्यूजीज़ की वर्ब है कैन मेक। रेफ्यूजी वो है जो फ्ली कर रहे हैं, वर्ब के आईएनजी फॉर्म पार्टिसिपल एडजेक्टिव काम कर रही है। अब बता रहा है कैसे बात हुई है रेफ्यूजी वाली। कह रहा है डॉक्टर पोटाफिशियन हु इज़ ऑफ अमेरिकन ओरिजिन ग्रू अप इन लेबनान ड्यूरिंग द कंट्रीज प्रोलॉन्ग सिविल वॉर and fled to the US in 1986 as an 18-year-old.
कह रहा है ये डॉक्टर जो पोटापुशियन है जो कि अमेरिकन ओरिजिन के हैं, ये ग्रू अप हुए लेबनान में, ये बड़े हुए लेबनान में, और कंट्री के किस वक्त, लंबी चलने वाली सिविल वॉर के वक्त। और कह रहा है यही पोटापुशियन जो हैं जो लेबनान में पैदा हुए थे, बड़े हुए थे, बाद में फ्लड कर गए अमेरिका की तरफ, निकल करके भागे अमेरिका की तरफ 1986 में 18 ईयर ओल्ड के बच्चे की तरह। समझ गए ना। तो ये ऐसे एक रेफ्यूजी हैं, वॉर टॉर्न कंट्री से आए थे, लेकिन फिर इनको दिमाग लग गया इनका साइंस में और इन्होंने नोबेल प्राइज़ भी ले लिया। तो ये पोटापुशियन है, इनकी वर्ब है ग्रू अप और फ्लड, दो वर्ब्स हैं, ठीक है ना। हु यहाँ पे इन्हीं के लिए आया है और हु के लिए आया है इज, है ना। हु की वर्ब है इज। पोटापुशियन ग्रू अप एंड फ्लड। लॉन्ग मतलब लंबी चलने वाली, इटर्नल, लॉन्ग लास्टिंग, सस्टेन, क्रोनिक, परसिस्टिंग, सब लंबे चलने के सिनोनिम है। फ्ली की सेकंड फॉर्म होती है फ्लड, है ना, भाग निकलना कहलाता है फ्ली, फ्लड, फ्लड। करेक्ट। फ्रॉम बीइंग ब्लिसफुली अनअवेयर अबाउट साइंस एज ए करियर इन लेबनान, he not only fell in love doing basic research but has also excelled in it to produce path breaking discoveries in medicine। कह रहे यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से भाई, होने से, फ्रॉम बीइंग, होने से, ब्लिसफुली अनअवेयर, अनअवेयर का मतलब होता है अनजान, ब्लिसफुली मतलब हैप्पीली। कह रहे खुशी खुशी अनजान होने से लेकर के, और अनजान किस बारे में, साइंस को एक करियर के बारे में, कि साइंस में करियर भी बन सकता है लेबनान के अंदर। कह रहे लेबनान में इस कंडीशन से आने के बाद, कह रहा ना केवल नॉट ओनली वो पढ़ गए, फेल हो गए लव में, प्यार से, बेसिक रिसर्च करते हुए, फंडामेंटल रिसर्च करने के प्यार में वो पड़ गए अमेरिका में आकर के। लेबनान में तो उनको पता ही नहीं था साइंस में करियर भी बनता है। कह रहे ना केवल उनको प्यार हो गया साइंस से, बल्कि उन्होंने एक्सेल भी किया, महारत भी हासिल की, डिस्टिंग्विश किया अपने आप को, नया काम किया इसी फील्ड में, ताकि वो प्रोड्यूस करें ऐसी डिस्कवरीज को, ऐसी खोजों को ईजाद करें मेडिसिन में जो पाथ ब्रेकिंग है, जो रास्ते को तोड़ने वाली है, जो इनोवेटिव है, जो माइलस्टोन को सेट करने वाली है। पाथ ब्रेकिंग मतलब एकदम ही नया रास्ता ही बना दिया उन्होंने, है ना। इस तरह से उन्होंने नई नई खोजें करके दिखाई। समझे सेंटेंस को। तो ये रेफ्यूजी थे, यूएस में आए और बड़ा काम करके आज जो है अपना नाम कमाया इन्होंने। ही की वर्ब है फेल, दूसरी वर्ब है हैज़ एक्सल्ट, है ना। ही नॉट ओनली फेल, ही ऑल्सो हैज़ एक्सल्ट। ब्लिसफुली मतलब हैप्पीली। पाथ ब्रेकिंग आप जानते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला, इधर और नीदर नॉर वाला आप जानते होंगे। को रिलेटिव कंजंक्शंस का एक नियम होता है, सेम पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड्स को कनेक्ट करती हैं। जैसे ही नॉट ओनली इज़ अ राइटर बट ऑल्सो सिंग्स सॉन्ग्स, ना केवल वो एक लेखक है बल्कि गाने भी गाता है। नॉट ओनली से आपने सिंग्स इज़ नाम की वर्ब को कनेक्ट किया है, बट ऑल्सो से आपने सिंग्स नाम की वर्ब को कनेक्ट किया है। अब ये सेंटेंस ठीक है, लेकिन गलत करना हो तो मैं यहाँ से इज़ को उठा करके नॉट ओनली से पहले रख देता हूँ। ही इज़ नॉट ओनली अ राइटर बट ऑल्सो सिंग सॉन्ग्स। अब ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, समझ गए ना। नॉट ओनली के बाद में भी वर्ब आए, बट ऑल्सो के बाद में भी वर्ब आए, तभी ये सेंटेंस सही होगा। सेम पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड्स को आप कनेक्ट करें। अब ये सेंटेंस अगर सही करना हो तो ऐसे लिखा जाए, ही इज़ नॉट ओनली एन राइटर बट ऑल्सो अ सिंगर। अब फिर से अगेन ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, बट ऑल्सो अ सिंगर। कैसे पता लगा, यहाँ पे नॉट ओनली के बाद में राइटर नाम का नाउन आया, बट ऑल्सो के बाद में सिंगर नाम का नाउन आया। तो चाहे नाउन मिला दो, चाहे वर्ब मिला दो, है ना, इसी तरह के पार्ट ऑफ स्पीच को इनको आपको कनेक्ट करवाना है। शी ओन्स नॉट ओनली ए बिजनेस बट ऑल्सो हैज़ फाउंडेड सेवरल NGOs। वो ओन करती है ना केवल एक बिजनेस को, बल्कि साथ ही साथ उसने फाउंड किया है, स्थापित किया है कई सारे NGOs को, कई सारे जो है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को। ये सेंटेंस आप खुद मुझे बना के दिखाओ, बहुत सिंपल है, सब लोग कोशिश करेंगे, ठीक है ना। नॉट ओनली और बट ऑल्सो की पोजीशन को देखो और देखो क्या वो सेम पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड्स को मिला रहे हैं। अगर नहीं मिला रहे हैं तो उनको मिलाओ और इस सेंटेंस को अभी करेक्ट करो एज ए क्विज। ये क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। चलिए सभी लोग इसको ट्राई देना ना, कमेंट्स में डालना, फर्स्ट कमेंट में मैं भी इसको सही करके डाल दूंगा। चलिए, सिंपल आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग था, है ना, नई थीम का है। इस तरह के आर्टिकल्स भी पढ़ने चाहिए, अपने आप को थोड़ा एक्लाइमेट करना चाहिए। आज का क्विज है आपके सामने, हर चीज़ हम सीख चुके हैं इसकी। फर्दर फादर के बीच का डिफरेंस, अंडरलाइट, अंडरस्कोर, हाईलाइट, ये क्या होते हैं, सेमिनल, सेमिनार, ये क्या वर्ड्स हैं, नोबल, नोबेल, नोबल, है ना, ये क्या वर्ड्स हैं। और लास्ट में नॉट ओनली बट ऑल्सो, लास्ट में आपको देखना है चौथे में नॉट ओनली और बट ऑल्सो को कैसे आप यूज़ करेंगे। तो 4 क्वेश्चन ये हैं और 5वां क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ दे दिया है। 5 को सही करने की कोशिश करना, कमेंट्स में बताना कितना स्कोर आपको मिला। फर्स्ट कमेंट में आंसर्स को मैं पिन कर रहा हूँ, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अंटिल देन खुश रहें, मुस्कुराते रहें। वीडियो को एक लाइक और शेयर। साइनिंग आउट।